अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 तक अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला। इस लेक्चर में हम पार्ट 3 से अपना कंटिन्यू करते हैं कि अलोंग द पार्ट 3 जो है वो क्या केसेस होते हैं और इसमें वर्क डन जो है उसको किस तरह से फाइंड करना है। अब जो पार्ट 3 है हमारा स्टूडेंट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो सीधी बल स्ट्रेट लाइन से और उसके अलोंग हमने जो है वो अपना वर्क डन फाइंड कर लिया। अब जो हमारे पास पाथ 3 है वो थोड़ा सा कर्व्ड है और कर्व्ड पाथ में वर्क डन को किस तरह से फाइंड करना है ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन आइए हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जब हमारे पास कर्व्ड केस आ जाए तो उसके अलोंग जो है वो हम अपने वर्क डन को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। नाउ कंसीडर द पाथ 3 कर्व्ड 1, यानी अब हम पाथ 3 को कंसीडर करते हैं जो कि थोड़ा सा कर्व्ड है। इमेजिन द कर्व्ड पाथ टू बी ब्रोकन डाउन into a series of horizontal and the vertical steps as shown in the figure। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली तौर पर बता रहा है कि जब आपके पास कर्व्ड रास्ता आ जाए तो फिर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आपने वर्क डन को फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने उस पूरे कर्व्ड पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना है। हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी उसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे हिस्सों में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने हमें फिगर में बताया है, ये देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ हमारा पिछली फिगर में हमारे पास ये कर्व्ड पाथ था तीसरे वाला, हमने उसको लिया और ये देखिए यहाँ पर हमने उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे इसके स्टेप्स बना दिए अलोंग द एक्स एक्सिस भी और अलोंग द वाई एक्सिस भी, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने उसके जो है वो पार्ट्स बना दिए। ये आप देख सकते हैं, ये एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, फिर हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई, फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, इसी तरह सो ऑन हमने लाइनें लगाते गए जहां तक हमारा टोटल ये पाथ कंप्लीट नहीं हो जाता। हमने इसको छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे स्टेप के अंदर इसको डिवाइड कर लिया। फिर कहता है देयर इज नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप। फिर अब इसके वर्क डन फाइंड करने की तरफ आ जाता है। फिर कहता है कि आपने क्या करना है, आप जिस मर्जी स्टूडेंट स्टेप को उठा कर देख लें, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दोनों जो है वो कंपोनेंट्स जरूर होंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए इसने छोटा सा स्टेप दिखाया है, उसका एक्स एक्सिस भी है और उसका वाई एक्सिस भी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अलोंग द एक्स एक्सिस तो आपका कोई भी वर्क डन नहीं होना, क्योंकि पीछे भी हम पढ़ के आए हैं कि जब अलोंग द एक्स एक्सिस कोई लाइन आ जाएगी तो देखिए उसकी जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो है हमारे पास इस जानिब, यानी इस डायरेक्शन को, और जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो है हमारे पास डाउनवर्ड। सो एंगल बना हमारा 90 का और cos 90 हमारे पास बराबर होगा 0 के। सो उस 0 की वजह से तमाम हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शंस हैं उनका जो वर्क डन होगा वो होगा 0। सो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स तो कोई भी वर्क नहीं होगा, बिकॉज g इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर दी स्टेप्स। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारी mg, यानी mg से क्या मुराद है, फोर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हमारे डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो है हॉरिजॉन्टल में, और इनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा और 90 जो है वो अगर हम कॉस के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। सो इस वजह से हमारा जो अलोंग द एक्स एक्सिस, जो हमारा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। फिर कहता है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कहता है कि जो हमारा वर्क डन होगा वो सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा और हॉरिजॉन्टल की वजह से हमारा कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इसलिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि तमाम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो हमारा वर्क डन है वो 0 होगा और वर्क डन हमारा सिर्फ और सिर्फ मौजूद होगा तो वो वर्टिकल डायरेक्शन की मदद से होगा। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द सेगमेंट सी डी mg इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जब हम ए से हमने जाना है बी तक, ए से बी जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा ए से सी यानी अपवर्ड, फिर हमें थोड़ा सा नीचे यानी डाउनवर्ड आना पड़ेगा सी से डी, देन हमें अगेन डी से बी जो है वो अपवर्ड जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है ए से बी जब हम गए तो हमारा वर्क डन आया माइनस एम जी आया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमारी जो डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, यानी हम स्टेप्स में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखिए इस तरह से ऊपर जा रहे हैं और हमारी जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, लेकिन जो ग्रेविटी है वो नीचे की जानिब खींच रही है। सो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है डायरेक्शन बनेगी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और अपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट जो एंगल बनता है वो बनता है -180। सो उस 180 की वजह से cos 180 हमारे पास हो जाएगा माइनस, और सो उस माइनस की वजह से हमारा आंसर आएगा -mg8।
लेकिन जब हम सी से डी जाएंगे तो सी से डी जा ये देखिए हम नीचे की तरफ आए हैं, यानी हमने नीचे की तरफ मूव किया है, हम ऊपर नहीं गए। अब इसमें हम नीचे आए हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की जानिब है और हमारे पास सी डी की डायरेक्शन भी नीचे की जानिब है। सो यहाँ पर जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव एम जी की वजह से नहीं आएगा। कहता है वहाँ यहाँ पर इस केस में हमारा एम जी पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन कहता है बट हेयर आर सिग्मा वाई एलिमेंट्स आर नेगेटिव। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमारी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस वजह से हमारे पास जो है वो साथ में नेगेटिव साइन आएगा। सो आपने यहाँ पर इस बात को क्लियर रखना है कि जब हम सी से डी है यानी नीचे की तरफ हमने मूव किया तो वहां पर हमारा एम जी पॉजिटिव होगा, एम जी नेगेटिव नहीं होगा। और नेगेटिव किस वजह से आएगा, क्योंकि जब हमारी डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट नीचे की जानिब हो, डाउनवर्ड हो, जब हम नीचे की जानिब आ रहे हो तो वहां पर जो हमारा डेल्टा वाई आएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। यानी मैथमेटिकल आपने क्या किया, मैथमेटिकली आपने वाई को नेगेटिव लिया, क्योंकि मैथमेटिकली जो हमारा वाई है वो डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जो हमारी ये वाली लाइन है डिस्प्लेसमेंट की वो बिल्कुल छोटी होती जा रही है, माइनर होती जा रही है। सो इसलिए हमने यहाँ पर वाई को नेगेटिव लिया है। वो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए हम जो है ऑल द sigma y's elements are negative, so the products of mg and delta y for all the elements will again be negative। so कहता है जब हम इन सब का प्रोडक्ट लेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। देयरफॉर वी कैन रिटर्न, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी यानी ए से बी की जानिब जो हमने वर्क डन किया है वो हमारे पास कितना है माइनस एम जी, और साथ में डेल्टा वाई एंड डेल्टा वाई टू। हमने डेल्टा किसको नाम दिया था, यानी एक्स एक्सिस को तो हमने छोड़ दिया क्योंकि उसके अलोंग हमारा वर्क डन 0 होगा। और वाई एक्सिस को स्टूडेंट हमने यहाँ पर वाई लिया है, और चूंकि लेंथ जो है उनकी बार बार चेंज हो रही है इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा वाई लेंगे। सो यहाँ पर डेल्टा वाई 1 है, डेल्टा वाई 2 है, सो और हमारे पास डेल्टा एन तक है। सो यहाँ पर जब हम इन सब को एड अप करेंगे तो एड अप करने से हमारे पास जो है कहता है कि इन सब को हमने जो है वो एज के इक्वल ले लिया, यानी जो कि ये हमारे पास हाइट के इक्वल है ना, यानी हम ये देखिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हम हाइट की तरफ जा रहे हैं। सो जब हम इन सब को आपस में एड अप कर देंगे तो हमारे पास हाइट ही गेन हो जाएगी। सो यहाँ पर इसीलिए हमने इन सब को ऐड करने के बाद इसको हमने इक्वल ले लिया हाइट के, और इस वजह से माइनस एम जी के साथ इसकी जगह हम एज लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डब्ल्यू ए बी यानी वर्क डन अलोंग द ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एज। सो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जब पाथ 1 के अलोंग अपना वर्क डन फाइंड किया था वो आया था हमारे पास माइनस एम जी एच। देन हमने पाथ 2 के अलोंग किया था वो भी आया था हमारे पास माइनस एम जी एच। देन अब हमने पाथ 3 जो कि कर्व्ड था उसको हमने फाइंड आउट किया, वो भी हमारे पास अगेन आया माइनस एम जी एच। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रास्ता जो मर्जी चुने हमारे पास जो फाइनल वर्क डन होगा वो हमारे पास सब में सेम आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है चॉइस ऑफ पाथ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, चाहे आप पाथ ए को पाथ 1 को चूज कर लें, चाहे आप पाथ 2 को चूज कर लें, चाहे आप पाथ 3 को चूज कर लें, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन भी सेम हो तो तब जो वर्क डन है वो तीनों केसेस में हमेशा सेम आएगा, उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। सो यही बात है कि जो कंजर्वेटिव एनर्जी है यानी ऐसी एनर्जी जिसमें कोई भी जो वेस्टेज है, जो एनर्जी ज़ाया है वो नहीं होती, तो ऐसी फोर्सेस के केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो तमाम केसेस में बिल्कुल इक्वल आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सो यहाँ पे ये कह रहा है द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द कर्व्ड पाथ ए बी इज स्टिल माइनस एम जी एच। वी कंक्लूड फ्रॉम द अबव डिस्कशन, वही कह रहा है कि हमने हमारा जो कंक्लूजन था वो यही निकला कि तमाम जो हमारे पास पाथ है उनके अलोंग हमारे पास वर्क डन आया माइनस एम जी एच। कहता है कि हम इसे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, यानी जो हमने वर्क डन फाइंड किया है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप जो सा मर्जी जो है वो पाथ को फॉलो करें, आपका जो वर्क डन है वो तीनों केसेस में सेम आएगा। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप जो है वो कौन सा पाथ जो है उसको फॉलो करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कहता है कैन यू प्रूव, क्या आप इस चीज़ को साबित कर सकते हैं दैट द वर्क डन के जो आपने वर्क किया है अलोंग अ क्लोज्ड पाथ यानी क्लोज पाथ में एक बिल्कुल एक बंद सिस्टम है उसको आपने उसके अलोंग आपने जो वो डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर किया है सच एज द ए सी बी ए और ए डी बी ए बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। कहता है कि आप क्या इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक बिल्कुल बंद सिस्टम है, बंद रास्ता है। जैसे यहाँ पर पीछे आइए, यहाँ पर कहते हैं जैसे कि ए सी बी ए है या जैसे ए डी बी है, यानी आप पहले यहाँ ए से डी गए, डी से बी गए और देन आप अगेन बी से ए आ गए।
इसी तरह आप ए से सी गए, सी से बी गए, बी से अगेन आप ए आ गए। तो इसको बोला कि क्लोज्ड पाथ, यानी बिल्कुल एक बंद सिस्टम है, यानी जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है अगर आप उसी पॉइंट पर आकर दोबारा रुक जाते हैं तो आपका वर्क डन 0 होता है। तो इसका स्टूडेंट आंसर है यस। यस क्यों है? क्योंकि आपने जितनी हाइट को गेन किया है उतनी हाइट आपकी दोबारा से लॉस हो गई। आपने कोई भी हाइट जो है उसको गेन नहीं किया। सो जब हमारे पास हाइट 0 होगी, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, तो फिर हमारा जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आपसे ये एमसीक्यू पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या अलोंग द क्लोज्ड पाथ वर्क डन इज 0, सो आंसर इज यस, क्योंकि हमारा जो हाइट गेन थी वो होगी बराबर हाइट लॉस के। सो वहाँ पर वर्क डन हमारा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट वर्क डन के अंदर आता है MGH, यानी अगर हमारे पास एज ही 0 हो जाएगा, एज अब वर्क डन के अंदर एज होना लाजमी है। अगर हमने हाइट को गेन नहीं किया, यानी जितनी हमने हाइट गेन की थी उतनी लॉस कर ली, तो फिर एज तो हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब इसको एज को हम वर्क डन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 0। सो इसलिए अलोंग द क्लोज्ड पाथ हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है बराबर 0 के। फिर उसके बाद कहता है कि इफ़ द वर्क डन बाय अ फोर्स इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। अब यहाँ पर हमें वो कंजर्वेटिव फोर्स की हम यहाँ पर डेफिनेशन बताएगा कि अगर कोई ऐसी फोर्स है जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वर्क कर रही है और वो जो वर्क है वो उस पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आगे कहता है कि एज अ वर्क डन इज अ क्लोज्ड पाथ, यानी एक बिल्कुल एक बंद सिस्टम में है, बिल्कुल एक बंद वो रास्ता है टू बी 0, और उस रास्ते में जो हमारा वर्क डन है वो 0 होता है। तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं? द फोर्स इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का स्टूडेंट यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स का कंजर्वेटिव होना इन दो हिस्सों पर डिपेंड कर रहा है। वो इस डेफिनेशन से वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रहा है कि किसी भी फोर्स का कंजर्वेटिव होने के लिए दो चीज़ों पर डिपेंड करना लाजमी है। पहला हिस्सा क्या है कि वो कहता है कि वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी पाथ के ऊपर उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। पहली जो है वो कंडीशन ये वाली होगी। सेकंड कंडीशन जो है वो उसकी ये होनी चाहिए कि अलोंग द क्लोज्ड पाथ जो है वो वर्क डन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो वो जो हमारा वर्क डन होगा फोर्स की वजह से, उस फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी अगर ये दोनों पर कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो वो फोर्स जो है जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ, वो फोर्स जो है वो हमारी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब यहाँ पर अब कुछ वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल को बताएगा कि एज शोन अबव द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक तो हमारे पास एग्जांपल होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। फिर उसके बाद कहता है अदर एग्जांपल्स, दूसरी एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी की कौन सी है? आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। पता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है और स्प्रिंग फोर्सेस ये दोनों क्या हैं? ये भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखती हैं, एनर्जी को ज़ाया होने से बचाती हैं, बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं करती, ना हीट की शेप में, ना साउंड की शेप में, किसी भी शेप में ये एनर्जी को लॉस नहीं करती। सो ये क्या हो जाएंगी? ये कंजर्वेटिव एनर्जी हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर टॉपिक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। इसके अंदर हम देखेंगे कि ऐसी एनर्जी की कौन सी खसूसियत है जिसकी वजह से वो जो है वो एनर्जी को या उसके अंदर जो हमने कुव्वत है या जो ताकत है वो मौजूद थी उसको उसने ज़ाया कर दिया, उसने उसको लॉस कर दिया। कहते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो तमाम कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो तमाम कंजर्वेटिव ही हों, यानी एनर्जी को बचा कर रखें, एनर्जी को सेव कर कर रखें। फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, उस फोर्स को तब हम जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे इफ़ द वर्क डन बाय इट इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स और इन अ क्लोज्ड पाथ डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ मोशन। कि अगर वो चाहे वो दो पॉइंट्स के दरमियान में हरकत करवा रही है किसी बॉडी को, या वो एक क्लोज पाथ के अंदर हरकत करवा रही है, उसको जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें कह रहा है कि अगर किसी फोर्स का जो वर्क डन है वो दो पॉइंट्स के दरमियान या किसी क्लोज पाथ के पाथ पर डिपेंड करे तो वो जो है वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी कहलाती है।
अब इस केस में स्टूडेंट ये देखना होगा कि ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था कि जो हमारा वर्क डन था वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं है, बल्कि वर्क डन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा क्लोज्ड पाथ के अंदर वर्क डन था वो ज़ीरो था, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव केस में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो क्लोज्ड पाथ के अंदर हमारा वर्क डन है वो ज़ीरो नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि इसके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, बल्कि वो ज़ाया हो जाती है। अब स्टूडेंट जो एनर्जी है वो किस तरह ज़ाया हो सकती है? वो ज़ाया हो सकती है फ्रिक्शन की शेप में, उसके बाद वो एयर रेजिस्टेंस की शेप में ज़ाया हो सकती है, और इसी तरह और भी शेप्स हो सकती हैं जिसमें क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट की शेप में, साउंड की शेप में और फ्रिक्शन की शेप में जो है वो ज़ाया हो जाती है, और हमारी एनर्जी जो है उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है। आगे यहाँ पर देखते हैं नीचे वाला पैराग्राफ। कह रहे हैं कि द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा फेमस नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो फ्रिक्शन होती है हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो अमल करती है, और इसकी मोशन को हमेशा रोकने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उस फोर्स की वजह से जो उस बॉडी के अंदर मोशन पैदा हुई थी, और उस एनर्जी की वजह से जिसकी वजह से मोशन पैदा हुई थी, ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देती है, और फ्रिक्शनल वर्क जो है वो उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा हमारा जो रास्ता है या जो हमारा रास्ता है या जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे देखिए कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अ सरफेस, की जब कोई जिस्म जो है वो किसी भी सतह के ऊपर कहता है कि फिसलता है, स्लाइड करता है, तो क्या होता है? द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। तो क्या होता है कि एक रगड़ की फोर्स की जो रगड़ की जो फोर्स है वो हमेशा उस बॉडी की मोशन के खिलाफ लगती है, यानी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। एंड डज नेगेटिव वर्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द पाथ। तो वो कहता है कि इसकी जो खिलाफ जो लग रही होती है एक रगड़ की फोर्स, वो क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन में हमेशा अगेंस्ट होती है, लेकिन कहता है कि ये एक नेगेटिव वर्क करती है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि जब उसकी डायरेक्शन सेम होगी, उसकी अपोजिट फोर्स के सेम होगी, तो तब जो है वर्क डन पॉजिटिव होगा, लेकिन तब जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो तब जो है हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। सो इस केस में हमारे पास वर्क डन नेगेटिव हुआ है, जो कि हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की लंबाई है उसके हाथ से ज़रब के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करता है तो फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन, के जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो मोशन के खिलाफ लगती है, यानी उसको खींचने से रोकती है, और इसकी डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से जो फ्रिक्शन का काम है वो हमेशा नेगेटिव तौर पर वर्क करता है। और यहाँ पर कहता है कि इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? आपने क्या करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है लेंथ ऑफ द पाथ, यानी हमने जितना डिस्टेंस कवर किया उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उससे हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? W इज इक्वल टू एफ के मल्टीप्लाई बाई डी। अब जैसे कि यहाँ पर पढ़ा के वो उसके साथ नेगेटिव वर्क आएगा, सो यहाँ पर इसलिए हमने f के साथ माइनस लगा दिया, तो इससे जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा W इज इक्वल टू माइनस एफ मल्टीप्लाई बाई डी। आगे देखिए, दस द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ओवर अ लॉन्गर पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कहते कि लिहाजा किसी भी जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो लंबे रास्ते पर जो ज़्यादा है वो काम किया जाता है। स्टूडेंट्स अभी इस ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है वो एक लॉजिकल कॉन्टिन्यूशन है कि अगर हमारा जो पाथ है वो लंबा होगा तो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा वर्क करेगी, और फ्रिक्शन जितना ज़्यादा वर्क करेगी उतनी हमारी एनर्जी लॉस होगी। किस शेप में? हीट की शेप में, साउंड की शेप में। तो इसलिए कहता है कि नॉन कंजर्वेटिव जो एनर्जीज वेस्ट नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होती हैं वो एनर्जी को लॉस करती हैं अगर वो एक लंबे रास्ते पर चले, यानी अगर कोई कार मूव कर रही है एक लंबे रास्ते पर तो उसके फ्रिक्शन की जो है वो ताकत, उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा देर तक लगेगी। तो जितनी ज़्यादा देर तक लगेगी, यानी जितना पाथ हमारा लंबा होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती जाएगी। तो इसलिए कहता है कि हेंस दे आर पाथ डिपेंडेंट, इसलिए कहता है कि ये क्या है? ये पाथ डिपेंडेंट होती हैं, इसीलिए तो इनको जो है वो पाथ की लेंथ से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होती हैं।
फिर कहते हैं हैंस द वर्क डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पाथ। कहता है कि क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारे हमने कौन सा पाथ चूज किया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए आपने इस चीज़ को याद रखना है स्टूडेंट के नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी का, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो सबसे पहला फीचर है वो यही है कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है ऑन द पाथ। अगर रास्ता आप बदल देंगे तो वर्क डन जो है वो भी बदल जाएगा। यही प्रॉपर्टी स्टूडेंट इन फोर्सेस को कंजर्वेटिव से अलग करती है, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, मोर एवर द टोटल वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। कह रहे हैं कि हमने कंजर्वेटिव के केस में पढ़ा था कि जो हमारा वर्क डन होता है अलोंग द क्लोज्ड पाथ इस फोर्स की वजह से वो जीरो होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। कहता है कि इस केस में जो आप एक क्लोज्ड पाथ ले लो उसके ऊपर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो के ये जो हमारा वर्क किया जाएगा वो जीरो नहीं होगा, बल्कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। यानी अगर आप ए से बी जाएं फिर बी से वापस ए आ जाएं तो हमारा वर्क डन जोर जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो हमारी फ्रिक्शन है हर जगह एनर्जी वेस्ट करती फिरती है। तो चाहे आप उसे वापस भी ले आए, आप हीट जो है वो उसको बनाएंगे, आप एनर्जी को लॉस करेंगे, तो इसलिए हमारा जो टोटल वर्क है वो जीरो नहीं होगा। ये जो है ये प्रॉपर्टी नॉन कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी की एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है कि यानी वर्क डन जो है वो अलोंग द क्लोज्ड पाथ वो जीरो नहीं होता। फिर कहता है अदर एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर, यहाँ पर अब कुछ एग्जांपल्स बता रहा है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी है। एयर रेजिस्टेंस होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया, नॉर्मल फोर्स होगी और प्रपल्जन फोर्स ऑफ द रॉकेट। ये किसकी एग्जांपल्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल है। यानी फ्रिक्शन के अलावा और भी दूसरी एग्जांपल्स हमें इसके लास्ट पे देखने को मिली और उनकी लिस्ट ये है। और यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि ये वाली जो फोर्सेस हैं ये हमेशा एनर्जी को लॉस करती हैं, एनर्जी को कम करती हैं और एनर्जी को जो है वो ज़ाया कर देती हैं। जैसे एयर रेजिस्टेंस होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया और उसके बाद नॉर्मल फोर्स होगी, और ये सारी जो है स्टूडेंट के पास के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं और जो है ये हमारे पास एनर्जी को लॉस भी कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से तरीके से हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी पॉइंट आपका अनक्लियर रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जिसमें हम पावर वाले टॉपिक को स्टडी करेंगे, उसके रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।